तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर पॉलिटी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे। इसका नाम है राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इसको समझेंगे। अच्छा, मैंने सारे अनुच्छेद में इस टॉपिक में लिखता चला जाऊंगा, क्योंकि अनुच्छेद जब आप किसी बुक से पढ़ेंगे तो उनकी लैंग्वेज थोड़ी समझने में दिक्कत आएगी और अननेसेसरी बहुत लंबे हैं। तो शॉर्ट में ये लिख दिया है मैंने, और एग्जाम में भी जब मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे तो आपके पास जितना स्पेस होगा तो ऐसे ही इसको लिखना है। इसमें ये मत सोचिएगा कि जो किताब में लिखा है वही लिखना है, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल मैंने सही लिखा हुआ है और इतनी ही चीजें लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इसका चाहेंगे तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जल्दी से, फिर अपन इसको थोड़ा सा आज बेसिक देख लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो बात करते हैं नीति निदेशक तत्व। ये है क्या? देखिए, ये है क्या? जनता के प्रति राज्य के कर्तव्य हैं जो संविधान में लिखे गए हैं कि राज्य को, राज्य यानी का मतलब जो पहले समझा चुके हैं वही है, यानी विधायिका, कार्यपालिका, इनका देश की जनता के प्रति क्या कर्तव्य है, यही चीजें दी गई हैं नीति निदेशक तत्व में। यानी सरकार के लिए ये मार्गदर्शक तत्व हैं जो उन्हें बताएंगे कि उन्हें प्रशासन किस प्रकार से चलाना है, नीतियां कैसी बनानी है, कानून का निर्माण कैसा करना है। कुल मिला के एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए ये तत्व बताए गए हैं कि इन आधारों पर अगर सरकारें चलेंगी तो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सकेगी। ठीक, चलिए, उद्देश्य क्या है? आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ये याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में प्रीलिम्स में पूछा गया है कि आर्थिक, यहाँ पे लोकतंत्र की जगह कई बार न्याय लिख देता है कि आर्थिक व सामाजिक न्याय की स्थापना निम्नलिखित में से नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य है। तो मान लीजिए एक ऑप्शन ये आर्थिक सामाजिक न्याय की स्थापना, फिर आ जाएगा आर्थिक राजनैतिक न्याय की स्थापना, राजनैतिक सामाजिक न्याय की स्थापना, और एक और कोई ऑप्शन। तो याद रखिएगा, आर्थिक सामाजिक और उसमें भी मुख्य रूप से आर्थिक न्याय या आर्थिक लोकतंत्र। ठीक, आयरलैंड के संविधान से नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं, अवाद योग्य हैं, या इसी को कहा जाता है गैर न्यायोचित। जैसा कि पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था, जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे, तो मूल अधिकारों में हमने देखा था कि यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो व्यक्ति सीधे न्यायालय में जा सकता है और न्यायालय से उपचार पा सकता है, यानी न्याय पा सकता है। समझ पा रहे हैं? जबकि ये नीति निदेशक तत्व अवाद योग्य हैं, यानी कि गैर न्यायोचित। कहने का मतलब इसमें जो तत्व दिए गए हैं, अगर राज्य इनको लागू नहीं करता है तो हम लोग कोर्ट में नहीं जा सकते कि भैया इसको लागू करवाइए। ठीक है, अभी जो पढ़ेंगे आगे तो समझ में आ जाएगा हम लोगों को कि इसमें से नीति निदेशक तत्वों में से बहुत सारी चीजें तो सरकार ने लागू कर दी हैं और बहुत सारी बची हुई हैं। जैसे उन्हीं में से एक है समान नागरिक संहिता। ये नीति निदेशक तत्वों में लिखा हुआ है कि राज्य का ये कर्तव्य है कि ये लागू की जाए, लेकिन अभी तक ये राज्य लागू नहीं कर पाया है। लेकिन नहीं कर पाया है तो क्या हम लोग कोर्ट जा सकते हैं? हम लोग कोर्ट से मांग नहीं कर सकते कि भैया इसको लागू करवाए। ठीक, तो यही चीज ये कह रहा है। इसका कहां पे है ये संविधान में? तो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक नीति निदेशक तत्वों का वर्णन किया गया है। अब जल्दी से चलते हैं अपन अनुच्छेदों में। तो देखिए, पहला अनुच्छेद 36, राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा क्या है? राज्य की वही परिभाषा है जो हम लोगों ने मौलिक अधिकार में पढ़ी थी, यानी कि इसमें बताया था आपको 4 पॉइंट हैं। केंद्र सरकार व संसद, फिर राज्य में आएंगे तो राज्य सरकार व राज्य विधानमंडल, फिर तीसरे में आएंगे तो स्थानीय सरकार आ जाएगी, और चौथा पॉइंट जो है ये है सरकार की कोई एजेंसी, यानी ऐसी कोई संस्था जो सरकार की एजेंसी के रूप में कार्य कर रही हो, भले ही वो निजी संस्था हो, वो भी राज्य के अंतर्गत मानी जाती है। ठीक है, ये होगी राज्य की परिभाषा। अगला आर्टिकल 37 जो है 37, ये बोलता है लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, यानी इस भाग में जो तत्व दिए गए हैं इनको लागू करना राज्य का कर्तव्य है। फिर आ जाइए आर्टिकल 38 में। आर्टिकल 38(1) ये क्या बोलता है? सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय की स्थापना। ये किसका उद्देश्य है?
ये राज्य का उद्देश्य बोल रहा हूँ, राज्य का कर्तव्य है कि राज्य अपने राज्य में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व न्याय की स्थापना सभी के लिए करे। आर्टिकल 38(2) क्या बोलता है? आय, सुविधाओं व अवसरों की असमानताओं को राज्य समाप्त करे। ठीक है, यानी कोई किसी की बहुत ज़्यादा आय है, कोई बहुत ज़्यादा सुविधा संपन्न है और कोई अपना जीवन असुविधाओं में बिता रहा है, किसी के लिए अवसरों की भरमार है और किसी के पास एक भी अवसर है, तो इन सभी स्थितियों को राज्य जो है समाप्त करे। अब आ जाइए आर्टिकल 39 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, एक करके समझते हैं अपन। आर्टिकल 39A, यहाँ पे देखिएगा ये मैंने स्मॉल ए लिखा हुआ है और ये भी 39A ही है, लेकिन ये कैपिटल ए है। ठीक, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। पुरुषों व स्त्रियों को समान रूप से आजीविका के साधन उपलब्ध कराना, ये राज्य का कर्तव्य है। पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान रूप से, बराबरी से। अगला, भौतिक संसाधनों का उचित स्वामित्व व वितरण, यानी राज्य ये ध्यान रखेगा कि देश के जो संसाधन हैं उनका उचित स्वामित्व, यानी जो व्यक्ति उचित है, न्यायपूर्ण है, वही, किसी का कोई कब्जा ना कर ले, है ना, या असमान वितरण की किसी कोई जाति विशेष के पास संसाधनों की भरमार है और किसी के पास संसाधन बिल्कुल है ही नहीं, तो ये सब ना हो। इसलिए देखेंगे संविधान जैसे ही लागू हुआ है या देश आज़ाद हुआ है उसके बाद ही बहुत सारे भूमि सुधार कानून बनाए गए। भूमि सुधार कानून में क्या किया गया? ऐसे लोग जिनके पास हजारों एकड़ भूमि है ना, ऐसे तो बहुत चंद लोग थे, ज़्यादातर लोग वो थे जो भूमिहीन किसान थे, जिनके पास भूमि का एक टुकड़ा भी नहीं था, तो सरकार ने भूमि सुधार कानून बनाए और ऐसे लोगों से जिनके पास बहुत हजारों एकड़ भूमि है उनसे भूमि ले ली और वितरण कर दिया। कहाँ पे? ऐसे भूमिहीन किसान जिनके पास भूमि का एक टुकड़ा भी नहीं था। वही चीज़ है भौतिक संसाधनों का उचित स्वामित्व व वितरण। संसाधनों का अहितकारी केंद्रीकरण का निषेध, वही चीज़ बताया, यानी सारे संसाधन कुछ लोगों तक या कुछ वर्गों तक ही केंद्रीकृत हो गए हैं, उन्हीं के पास सारे संसाधन हैं, बाकी लोग जो हैं वो अभावग्रस्त हों, तो राज्य क्या करेगा? ऐसे इस प्रकार के केंद्रीकरण को रोकेगा। फिर अगला आ गया, ये पुरुष व स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। ये प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 39D है। और हम लोग चूंकि पढ़ रहे हैं मेंस का, तो मेंस के लिए तो सभी इंपॉर्टेंट है। पुरुष व स्त्री के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। मान लीजिए एक पुरुष और एक स्त्री दोनों एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, काम का स्वरूप एक ही है और उतने ही घंटे कर रहे हैं, यानी समान घंटे कार्य कर रहे हैं, तो आप किसी स्त्री को या महिला को कम मेहनताना नहीं दे सकते कि भैया महिला है तो ये क्या ही ऐसे मेहनत वाले काम कर पाएगी। ठीक है, तो दोनों को समान वेतन देना होगा, वही ये बात कह रहा है। फिर अगला, पुरुष, स्त्री, बच्चों, यानी कुल मिला के सभी व्यक्तियों को ऐसे किसी रोजगार में जाने से रोकना जो उनकी आयु व क्षमता के प्रतिकूल हो। अब ऐसे बहुत से रोजगार हो सकते हैं, है ना, ऐसे बहुत से अवैध रोजगार हम लोग सुनते रहते हैं कि संचालित हो रहे हैं, जिसमें जान जा रही है लोगों को या ऐसे जानलेवा खतरनाक बीमारियां हो रही हैं। तो राज्य का ये प्रयास रहेगा कि इस तरह के कानून बनाए ताकि इस तरह के प्रतिकूल रोजगारों में इन लोगों को जाने से रोका जाए। ठीक, फिर बच्चों को गरिमा के साथ विकास का अवसर देना व शोषण से बचाना, ये हो गया आर्टिकल 39F। अब आ गया 39A कैपिटल वाला। इसमें क्या है? इसमें याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, निशुल्क विधिक सहायता। निशुल्क विधिक सहायता किसको? गरीबों के लिए, ताकि उनको समान रूप से उनको भी न्याय उपलब्ध हो सके, इसलिए गरीब व्यक्तियों को निशुल्क विधिक सहायता दी जाती है। देखा भी होगा कोर्ट में जब भी कोई जो फरियादी है, यानी जिसके खिलाफ मान लीजिए कोई अत्याचार या अपराध हुआ है, उसको गवर्नमेंट की तरफ से एक सरकारी वकील दिया जाता है, वही चीज़ है ये निशुल्क विधिक सहायता। और अब आ गया आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन करना व उनको शक्तियां व प्राधिकार देना ताकि वे स्वायत्त रूप से काम कर सकें। ये देखिए,
ये जो है ग्राम पंचायत यानी ग्राम पंचायत, ये भी देखेंगे हमारे मूल संविधान जो था उसमें कहीं भी स्थानीय सरकार का प्रावधान नहीं था। ये नीति निर्देशक तत्वों में था ग्राम पंचायतों का गठन या स्थानीय संस्थाओं का गठन, जो कि कब लागू किया गया, 73वां 74वां संशोधन किया गया 1992-93 में, उसके बाद फिर ये आया है। ठीक, तो ये था आर्टिकल 40। चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने नीति निर्देशक तत्व स्टार्ट किया था टॉपिक पॉलिटी का, उसमें हमने आर्टिकल 40 तक देख लिया था। अब आगे बढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू मेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब आर्टिकल 41, आर्टिकल 41 क्या बोलता है? लोक सहायता पाने का अधिकार। मतलब ये हेडिंग याद रखिएगा, याद करने के उद्देश्य से कि लोक सहायता पाने का अधिकार कब? कुछ दशाओं में लोक सहायता। दशाएं कौन सी हैं? बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी या अशक्तता। ठीक है, इन दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार। मतलब राज्य का ये कर्तव्य है कि इन दशाओं में लोगों को काम, शिक्षा व लोक सहायता उपलब्ध कराए। बेकारी जानते हैं, यानी कि जिसके पास काम ना हो, बेरोजगारी, बुढ़ापा पता ही है, बीमारी पता ही है, अशक्तता को ले लीजिएगा आप, दिव्यांगता से। ठीक, फिर अगला है 42। 42 क्या बोल रहा है? काम की न्याय संगत दशा। याद करने के लिए है, अंदर क्या है? काम की न्याय संगत व मानवोचित दशा उपलब्ध कराना एवं प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना। ठीक, फिर आर्टिकल 43 में आ जाइए, श्रमिकों के लिए शिष्ट जीवन स्तर। बुक्स में कर्मकारों लिखा होगा, वही बात है। श्रमिकों के लिए शिष्ट जीवन स्तर, निर्वाह मजदूरी व अवकाश की व्यवस्था करना तथा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, ये राज्य का कर्तव्य होगा। देखिए, इसको याद करने का तरीका क्या है कि पहले कर लीजिए लोक सहायता। पहले लोक सहायता पाएगा व्यक्ति, फिर जब लोक सहायता मिल गया उसको मान लीजिए काम, शिक्षा, लोक सहायता है ना, काम। तो इसको ऐसे याद रखिए कि काम मिल गया। अब काम के बाद क्या बोलेगा वो? अब काम तो मिल गया बाबू, लेकिन काम की न्याय संगत व मानवोचित दशाएं कहाँ हैं? तो बोलेगा कि ये है। ठीक है, अब जब ये मिल गया तो अगले में क्या आ जाएगा? श्रमिकों के लिए शिष्ट जीवन स्तर, निर्वाह मजदूरी व अवकाश। अब हमको शिष्ट जीवन स्तर चाहिए, जो कैसे मिलेगा? निर्वाह मजदूरी, यानी कि इतनी मजदूरी, इतना पारिश्रमिक, इतना हमको सैलरी मिले कि हमारा जीवन स्तर शिष्ट हो जाए, अच्छा हो जाए। बीच बीच में हमको हॉलिडे भी मनाने जाना है, छुट्टियां ही मिलनी चाहिए, तो भैया अवकाश। और तथा इसके साथ ही साथ जुड़ा है कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। तो श्रमिकों को क्या क्या मिला? काम मिला, फिर काम की न्याय संगत दशा मिल गई, फिर शिष्ट जीवन स्तर मिल गया। अब वो बोलना है कि हमको प्रबंधन, मैनेजमेंट में भी भागीदारी चाहिए। ऐसे ही बस काम नहीं चलेगा। तो उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, आर्टिकल 43A। ठीक, फिर आगे चलेंगे, जब प्रबंधन में मान लीजिए कि भागीदारी मिलने लगी उद्योगों को, श्रमिकों को, तो श्रमिक क्या करेंगे? अपनी समितियां बनाएंगे, संगठन बनाएंगे। तो राज्य ने क्या कहा कि भैया बनाइए सहकारी समिति के गठन को प्रोत्साहन। ये याद करने के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ट्रिक ऐसे समझ लीजिएगा। ठीक, और ये जो आर्टिकल है 43B, ये मूल संविधान में नहीं था, 97वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है वर्ष 2011 में। ठीक है, तो ये यहां से यहां तक की बात होगी। अब फिर यहां से थोड़ा अलग हो जाएगा। 44वां आर्टिकल 4 और 4 बराबर है, यानी एक समान सिविल संहिता। देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यानी सभी नागरिकों के लिए जो सिविल कानून है वो एक समान हो जाए, ऐसा बनाने का राज्य का कर्तव्य है। अभी देखिए, अभी तक तो नहीं था, लेकिन वर्तमान सरकार जो है इस पे बोली है कि हम बनाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए बनता है कि नहीं बनता है, लेकिन ये जान लीजिए कि ये राज्य के कर्तव्यों में से एक था, यानी राज्य को इस पर विचार करना चाहिए था, इस पर प्रयास करने चाहिए थे। ठीक, आ जाइए 45 में क्या है? 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, ये हो गया आर्टिकल 45। 46 में आ जाइए, SC, ST व कमजोर वर्ग की शैक्षिक आर्थिक उन्नति के लिए प्रबंध करना तथा उनको शोषण और अन्याय से बचाना, ये हो गया आर्टिकल 46। अब आ जाइए 47 में, इसमें क्या है? पोषाहार व जीवन स्तर,
देश के नागरिकों के पोषाहार व जीवन स्तर का उन्नयन करने का प्रयास करना, मादक व नशीले पदार्थों का निषेध करना ये राज्य का कर्तव्य है। तो पोषाहार व जीवन स्तर का उन्नयन, पोषाहार का उन्नयन कैसे होगा? एक ही पोषक तत्व है दूध, जिसमें सब कुछ मिल जाता है। तो अगले आर्टिकल में क्या हो जाएगा? कृषि व पशुपालन का संवर्धन करना, अभिवृद्धि करना और गोवंश के जितने भी दुधारू पशु हैं उनके उन्नयन के लिए प्रयास करना और गोवध पर रोक लगाना। ठीक, आ जाइए 48A में। अब जब गोवंश के वध पर रोक लगा रहे हैं, गोवंश जो है उनका उन्नयन कर रहे हैं, उनकी नस्ल में सुधार करने के प्रयास कर रहे हैं, उनको और ज़्यादा चाह रहे हैं कि वो बढ़ें, तो उसके लिए चाहना चाहिए उनको हरी घास। तो हरी घास कहाँ मिलेगी? जब आप पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों का संरक्षण करेंगे। याद करने के उद्देश्य से बता रहा हूँ ऐसा। तो आर्टिकल 48A में पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों का संरक्षण का प्रावधान है। फिर आ जाइए, अब यहां से अलग हो जाएगा 49। ये क्या है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं को संरक्षण देना, ये कर्तव्य होगा राज्य का। फिर आ जाइए 50 में क्या है? कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण। कार्यपालिका और न्यायपालिका ये दोनों पृथक रूप से अपने अपने क्षेत्र में कार्य करें और कोई किसी के क्षेत्र का अतिक्रमण न करे। ठीक है। और अंतिम है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, ये भी राज्य का कर्तव्य होगा। अब राज्य कैसे करेगा अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि? आसपास के जितने पड़ोसी देश हैं उसमें मैत्रीपूर्ण संबंध होंगे, अंतर्राष्ट्रीय विधियां व जो कानून है उनका सम्मान करना, उनका पालन करना, और जब भी किसी विवाद की स्थिति हो जाए कि इन्हीं दो देशों के बीच में, तो मध्यस्थता करके उसको सुलझाने का प्रयास करना। ये हो जाएगा आर्टिकल 51। तो ये तो हो गए आपके पूरे नीति निर्देशक तत्व। अब देखिए इनका बंटवारा भी किया जाता है, इनका विभाजन भी किया गया है। नीति निर्देशक तत्व जो हैं इसमें से कुछ जो लक्षण प्रदर्शित करते हैं वो समाजवादी लक्षण है, कुछ गांधीवादी लक्षण है और कुछ हैं आधुनिक उदारवादी लक्षण। तो इन अगर ये आर्टिकल याद रहेंगे तो आप इनको छाट लेंगे बड़ी ही आसानी से। छाटना कैसे है? जैसे जब भी बात आएगी गांधीवादी, ठीक है, गांधीवादी निर्देशक तत्वों की को बताएं या लिखें अनुच्छेद सहित, तब समझिएगा जब भी गांधीवाद की बात आएगी तो आएगा गांव, है ना, किसान आएगा, और क्या आएगा? पशुपालन आएगा, ग्राम स्वराज आ जाएगा, स्थानीय स्वशासन आ जाएगा, नशीले पदार्थ या मद्य निषेध आ जाएगा, गोवंश की रक्षा आ जाएगी। ठीक है, इस तरह के तत्व जितने भी जहां जहां भी दिख रहे हैं आपको समझ जाइएगा कि ये गांधीवादी तत्व हैं। इसके अलावा जब बात होगी समाजवादी लक्षण या समाजवादी तत्व, इसको कैसे समझेंगे? जहां भी बात आएगी आर्थिक या धन वाली बात आएगी, आर्थिक समानता की बात आएगी, तो समझ जाइएगा कि ये समाजवादी लक्षण है। इसके अलावा जहां कहीं भी श्रमिक आपको दिख गया तो समझ जाइएगा कि ये समाजवादी लक्षण है। इसके अलावा जो बच गए हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे आधुनिक उदारवादी, मतलब जिसमें ये दोनों ही लक्षण नहीं दिख रहे हैं, कुछ अलग ही दिख रहे हैं। समझाता हूं, जैसे लोक सहायता पाने का अधिकार तो बेकारी, बढ़ावा, बीमारी, काम, शिक्षा, शक्तता, ठीक है। अब इसमें लोक सहायता, काम पाने का अधिकार, तो इसको अगर लेंगे आप तो समाजवादी में आ जाएगा। फिर काम की न्याय संगत दशा, काम की न्याय संगत काम कौन कर रहा है? श्रमिक कर रहे हैं, समाजवादी। यहाँ पर तो श्रमिक लिख ही दिया तो ये आ ही गया। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, समाजवादी लक्षण। ठीक है, अब ये सहकारी समिति, ये सहकारिता की जब बात आएगी तो याद रखिएगा यहाँ पे आ जाएंगे गांधी। ठीक, एक समान सिविल संहिता, ये ना तो गांधी दिख रहे हैं ना तो समाजवाद दिख रहा है, ये कुछ अलग दिख रहा है, आधुनिक दिख रहा है ना, एक समान सिविल संहिता, इसको कर दीजिए आधुनिक उदारवादी हो गया, ये भी आधुनिक उदारवादी हो गया। SC ST कमजोर वर्ग, ये दोनों में आएगा। SC ST की बात गांधी भी कर रहे हैं और जब कमजोर वर्ग की आर्थिक उन्नति, आर्थिक तत्व भी आ गया तो ये दोनों में हो जाएगा। अब ये पोषाहार जीवन से समझ में नहीं आ रहा है क्या है, लेकिन नशीले पदार्थों का निषेध, ये तो बापू महात्मा गांधी ही कह रहे हैं, तो ये ऐसा हो जाएगा। कृषि, पशुपालन, गोवंश गांधी हो गए। पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव, ये थोड़ा दिख रहा है आधुनिक टाइप का कि यहाँ पे रोटी कपड़ा मकान की बात नहीं कर रही है, ये बात कर रहे हैं पर्यावरण की रक्षा करने की, वन्य जीवों की रक्षा करने की, मतलब आधुनिक। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, आधुनिक, ये भी आधुनिक और ये तो आधुनिक है ही। ठीक, अब कोई बोलता है कि
नीति निर्देशक तत्वों की उपयोगिता है क्या? सबसे बड़ी बात तो ये कि आपने रख तो दिए हैं भाग 4 में, लेकिन ये वाद योग्य है ही नहीं। मतलब इनके लिए अगर सरकार इसको लागू नहीं करती है तो नागरिक करेगा क्या? कोर्ट जा नहीं सकता क्योंकि वाद योग्य नहीं है। तो जब वाद योग्य है ही नहीं तो उपयोगिता है क्या इसकी? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो क्या बताएंगे आप? शासन हेतु मार्गदर्शक, बिल्कुल जो भी सरकार आएगी उसके लिए ये मार्गदर्शक तत्व हैं कि उनको किस दिशा में आगे बढ़ना है। आर्थिक न्याय की स्थापना कर रहा है, जहां मौलिक अधिकार जो है वो राजनैतिक न्याय या राजनैतिक स्वतंत्रता की बात करता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व जो है ये आर्थिक न्याय की बात कर रहा है। न्यायिक समीक्षा में सहायक होगा। जब मान लीजिए ऐसा कोई अनुच्छेद या ऐसा कोई संवैधानिक पेच उलझ जाता है और मामला न्यायालय के पास जाता है तो न्यायालय संविधान के उद्देश्यों को या राज्य के उद्देश्यों को समझने के लिए नीति निर्देशक तत्वों का सहारा लेगी कि भाई राज्य के कर्तव्य तो यही है ना। तो ये कर्तव्यों का पालन, मान लीजिए कोई नया कानून बना है तो ये जो कानून है ये राज्य के कर्तव्यों के अंतर्गत है या राज्य के कर्तव्यों के विरुद्ध है, तो वहां पे ये सहायक हो जाएंगे। प्रस्तावना में निहित दर्शन जैसे समानता, न्याय, बंधुत्व का विस्तार हमको नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा ही प्राप्त होता है। विदेशी कूटनीति में सहायक है, ये लास्ट वाला आर्टिकल बता रहा है कि कैसे करना है। तो मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना है, मध्यस्थता करना है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करना है, ये जानकारी हो रही है। और सरकार के प्रदर्शन की समीक्षा, ये कैसे करेंगे आप? सरकार ने अच्छा काम किया है कि नहीं किया है। मान लीजिए सरकार द्वारा बनाए गए ज्यादातर जो कानून है वो नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध है, तो आप समझ जाएंगे कि प्रदर्शन इनका बहुत सही नहीं लग रहा है। और जो चीजें नीति निर्देशक तत्वों में लिखी हुई हैं उसी के अनुसार अगर सरकार कानून बना रही है तो प्रदर्शन अच्छा है। अगर 44वें जो आर्टिकल है उसमें एक समान सिविल संहिता की बात अगर सरकार कर रही है तो ठीक कर रही है ना, ये तो संविधान में ही लिखा हुआ है, इसमें क्या गलत है? तो इसमें अच्छा विपक्ष भी इसी आधार पर सरकार की आलोचना कर सकता है या समर्थन, तो समर्थन तो विपक्ष करता हुआ दिखाई दिया नहीं हम लोगों को, तो आलोचना तो कर ही सकता है, दबाव तो बना ही सकता है कि अगर नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध कोई सरकार चल रही है तो सरकार पर दबाव बनाएगा विपक्ष। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हैं उपयोगिता में। अब आ जाइए, ये क्वेश्चन बना हुआ है मेंस में कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर क्या है। ये मैंने लिख दिए हैं, ये नकारात्मक है, ये सकारात्मक है। नकारात्मक क्या? क्योंकि ये नागरिकों को प्राप्त अधिकार है जो राज्य के विरुद्ध है। राज्य के समक्ष कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा, विधि के समक्ष कोई विशेषाधिकार या कोई अलग से ऐसा नहीं होगा, है ना। कोई भेदभाव राज्य नहीं करेगा, हर जगह नकारात्मक दिख रहा है इसमें, लिंग जाति इसके आधार पर भेदभाव नहीं होगा। जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है ये सकारात्मक है कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, तो वो सकारात्मक हो गया। फिर दोनों को बता दीजिए कि कहाँ कहाँ है, मूल अधिकार कहाँ है, भाग 3 के आर्टिकल 12 से 35 तक और वो भाग 4 के 36 से लेके 51 तक है। फिर आगे देखेंगे तो जो मौलिक अधिकार है ये राज्य के विरुद्ध नागरिक या व्यक्ति को प्राप्त अधिकार है, जबकि नीति निर्देशक तत्व क्या है? नागरिकों के प्रति राज्य के कर्तव्य है। मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं, यानी मौलिक अधिकारों का अगर अतिक्रमण या हनन होता है तो व्यक्ति न्यायालय जा सकता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व अवाद योग्य है। सरकार लागू करे या ना करे हम लोग कुछ नहीं कर सकते, 5 साल बाद ही कर पाएंगे जो करना है, वोट देंगे या नहीं देंगे। ठीक है, अब मौलिक अधिकार क्या है? इसका मुख्य फोकस जो है वो राजनैतिक लोकतंत्र की स्थापना का है, जबकि वो जो है निदेशक तत्व वो बात कर रहा है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। मूल अधिकार व्यक्तिगत कल्याण की, जिस भी किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होगा वो दैट पहुंच सकता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? सामूहिक कल्याण। राज्य जब करेगा किसी व्यक्ति विशेष का कल्याण तो करेगा नहीं, ये तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना, तो वो सामूहिक कल्याण की ही बात करेगा। मूल अधिकार स्वतः लागू होते हैं और नीति निर्देशक तत्व स्वतः लागू नहीं होते हैं। राज्य अगर चाहे तो कानून बनाकर इनको लागू कर सकता है, जैसे बहुत सारे अधिनियम बना के राज्य ने नीति निर्देशक तत्वों को लागू किया है। तो ये था आपका टॉपिक नीति निर्देशक तत्व।